जो बच्चे को सीखना चाहिए वो क्या सीख है जो आप इस एनालिसिस से ले सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर है ना, आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर को देते वक्त, जो कि आपको मॉक टेस्ट सिखा देंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू एलन जेई यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबसे डिस्कस करने के लिए लाया हूं, जो यूजुअली जेई एस्पिरेंट्स छोड़ देते हैं। हमारा अभी कुछ समय पहले जेई एडवांस्ड 2025 हुआ है और उसका एनालिसिस बच्चे यूजुअली मिस कर देते हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं वो आपकी आगे आने वाली प्रिपरेशन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि उन पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ योर जेई प्रिपरेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। वही चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों, जेई एडवांस 2025 का पेपर एनालिसिस हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल एलन जेई पर अपलोड कर रखा है। तो जिन भी बच्चों ने वो नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर उसे देखें और डिटेल्ड एनालिसिस पाएं अबाउट जेई एडवांस 2025, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं अबाउट द पेपर कि पेपर कैसा था, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा था, क्या क्या तकलीफें बच्चों को आई, और फिर हम बात करेंगे व्हाट इट मींस फॉर 2026 एंड 2027 एस्पिरेंट्स। मतलब इस एनालिसिस से, जो इनसाइट से जो बच्चे को सीखना चाहिए, वो क्या सीख है जो आप इस एनालिसिस से ले सकते हो। तो एनालिसिस जाकर देखो पहले और फिर वापस इस वीडियो पर आना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनसाइट्स यहां से निकलकर आ रही है। थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं कि जो जेई एडवांस 2025 था, ये पेपर टफर साइड पे लाए कर रहा था। ये पेपर टफर साइड पे लाया कर रहा था, स्पेशली पेपर 2। अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चंस तो बोनस हुए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स थे जिनकी वजह से उन्हें बोनस करना पड़ा। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, ऐसा अक्सर हो जाता है जेई एडवांस के पेपर में कि कुछ क्वेश्चंस बोनस हो जाते हैं। तो ये केवल और केवल आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आपको यह भी देखना रहता है कि जो क्वेश्चन बोनस हो रहे हैं उनको हमको छोड़ना भी तो है भाई पेपर में। तो ये हमेशा ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एक दो क्वेश्चन जेई बोनस करवा देता है। अब वो इंटेंशनली बोनस करवाता है या फिर अनइंटेंशनली, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन यहां से एक अच्छे इंजीनियर की पहचान जरूर कराई जा सकती है, क्योंकि उस चैलेंजिंग माहौल में इंजीनियर कैसे बिहेव करेगा, जब उसके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएगी तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो भी इस टेस्ट से चेक करा जा सकता है थ्रू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस बोनस थे। पेपर टफर साइड पे लाया कर रहा था, स्पेशली मैंने क्या बोला, पेपर 2। उसके अलावा पेपर इस बार का था कंसेप्चुअल, फंडामेंटल, लेकिन लेंदी था। इसलिए बच्चों को पेपर डिफिकल्ट लगा, क्योंकि बच्चे प्रॉपर्ली टाइम मैनेज नहीं कर पाए। बच्चों के साथ हुआ क्या कि बच्चे पेपर सॉल्व करने लगे। यूजुअली बच्चा चालू करता है केमिस्ट्री के साथ, और केमिस्ट्री वो सोच के जाता है कि यार 40 to 45 मिनट्स में निपटाऊंगा एक पेपर में। और इस बार क्योंकि पेपर लेंदी था, और जब उसने घड़ी बाद में देखी तो 1 घंटा बीत चुका था। तो यहीं से 15 मिनट का जो या 20 मिनट का जो गैप आ गया ना, तो वो बच्चे को एंग्शियस बना दिया, एंजाइटी हो गई, ब्लैकआउट होने लगा। तो ऐसी सिचुएशंस आई। तो पेपर वाज वेरी फंडामेंटल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। और दूसरी चीज, लेंदी के साथ साथ लैंग्वेज में भी ट्विस्टिंग थी। तो अगर ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है और लैंग्वेज को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं करा है, तो बच्चा वहां भी उस गुगली में फंस गया और गलती कर बैठा। यह पेपर को डिफिकल्ट बना रहा था। तो जेई 2025 का पेपर मैंने आपको बताया, लैंग्वेज पर बहुत बड़ा गेम खेला गया था, लेंदी पेपर बनाया गया था अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन, बहुत स्मार्ट प्ले बच्चे को करना था वहां पर। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि पेपर थोड़ा टफर साइड पे तो था ही सही, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस बोनस भी हुए, जिसकी वजह से बच्चों का टाइम वेस्ट वहां भी हुआ। उन क्वेश्चंस में बच्चे लगे हुए थे और अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, जबकि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फंडामेंटल करेक्शंस थे जिनके बिना वो क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो सकता था। ओके, तो इन सब चीजों से हमको बचना है। ये मैंने थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है आपको अबाउट जेई एडवांस 2025। अब इससे सीखना क्या है, व्हाट आर द इनसाइट्स दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस एनालिसिस,
तो वो आप देखो, मैं यहां पर 4 पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं। 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 4 पॉइंट्स के आसपास ही आपकी पूरी प्रिपरेशन लाया करती है। पहला क्या है कि एग्जाम टेम्परामेंट आपका, भाई एग्जाम टेम्परामेंट पे बहुत बड़ा गेम होता है। और ये केवल जे 2025 की बात नहीं है माय डियर, इसके पहले के पेपर का भी अगर आप एनालिसिस देखोगे ना तो आप ये पाओगे कि टेम्परामेंट पे बहुत बड़ा गेम खेला जाता है। मैं तो यूजुअली बच्चों को कहता हूं, हमने कुछ वीडियोस भी बनाई थी कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर जे 2025। अगर बच्चों ने वो देखी होगी तो वो समझ गए होंगे। मैंने यही एडवाइस उनको दी थी कि आप, क्योंकि देखो जे का जो पेपर है ना, थोड़ा अलग टाइप का, इसका पैटर्न बहुत अलग होता है, बहुत यूनिक होता है। अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ सिंगल करेक्ट होते हैं तो कुछ मल्टीपल करेक्ट होते हैं, कुछ मैट्रिक्स मैच होते हैं तो कुछ कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर है ना, आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। आप पहली बात तो पेपर को राउंड वाइज सॉल्व करो और कोशिश करो कि जो फर्स्ट राउंड ले रहे हो ना उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट सॉल्व करते चल जाओ। मतलब उससे ज्यादा के लिए आप स्ट्रगल मत करो। मान 5 क्वेश्चन तूने केमिस्ट्री में कर लिए, 5 मैथ्स में कर लिए, 5 फिजिक्स में कर लिए, 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए भाई। ये आप जल्दी निपटाओ और वो 5 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा आपके लिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। ये टेम्परामेंट है। मैंने ये भी बताया था कि मैट्रिक्स मैच अगर आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी पैटर्न होता है, क्योंकि या तो एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता, कभी कभी 2 ऑप्शन सॉल्व करे उसी से आंसर आ गया, और मैट्रिक्स मैच में ज्यादा घुमाया भी नहीं जाता है। समझ लो? फिर सिंगल करेक्ट पे अप्रोच करो। ऐसे करके अगर आप बंच में 5-5-5 क्वेश्चंस भी करते जाएंगे और फिर अगले राउंड में फिर ऐसे ही करेंगे तो आप एंड तक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मार्क्स बटोर रहे होंगे। यही अप्रोच अगर बच्चे ने अपनाई होती ना इस पेपर में भी, अब वो क्या केमिस्ट्री को लेकर बैठा, लग क्वेश्चन आसान रहे थे लेकिन थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअली ट्विस्टिंग थी और पेपर लेंथी था, तो वो एक ही सब्जेक्ट में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करता चला गया और जब टाइम घड़ी पे नजर गई तो भाई 15 से 20 मिनट का गैप बन चुका था जो उसकी स्ट्रैटेजी के अपोजिट था। वहीं पे फिर वो पूरा का पूरा पेपर हिल जाता है। तो आप यही कोशिश करें कि आप इक्वली बैलेंस करें तीनों सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा इजी आया है कौन सा टफर साइड आया है सब्जेक्ट। तो आप इक्वली बैलेंस करते हुए हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ पोर्शन कंप्लीट करते हुए राउंड बाय राउंड चलेंगे पेपर में तो कभी गलती नहीं करेंगे और टाइम का एक अच्छा यूटिलाइजेशन भी होगा। यह होता है एग्जाम टेम्परामेंट, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सेकंड, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। क्लियर दिख रहा है, जिस बच्चे ने ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी थी उसका रिजल्ट यहां पर आउटस्टैंडिंग रहा है। और मॉक टेस्ट केवल ऐसे नहीं लेने कि टफर साइड के मॉक टेस्ट ले लिए, सारे टफ मॉक टेस्ट ले लिए। आपके मॉक टेस्ट में भी क्या होना चाहिए? बैलेंसिंग होनी चाहिए। इजी मॉक टेस्ट भी दो, मॉडरेट मॉक टेस्ट भी दो, टफ मॉक टेस्ट भी दो, क्योंकि आपको नहीं पता पेपर किस साइड लाया करेगा। हो सकता है पेपर काफी आसान आ जाए और आपने प्रैक्टिस ही केवल टफर मॉक टेस्ट की करी है, तो आप इस इजी पेपर को भी उस टफ की तरह सॉल्व करने में जाएंगे तो आप मात खा जाएंगे भाई बाकी बच्चों से। इस बात का ध्यान रखें कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी हमारी इजी, मीडियम, टफ तीनों कैटेगरी की होनी चाहिए, क्योंकि हमको नहीं बताना ये पेपर कैसा आने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं? मॉक टेस्ट से घबराते हैं। मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, 1 2 3 दिए, उसके बाद देना ही बंद कर दिया कि यार मेरे तो मार्क्स ही अच्छे नहीं आ रहे, मैं तो डिमोटिवेट हो रहा हूं। अरे मॉक टेस्ट डिमोटिवेट करने के लिए नहीं होते, वो आईना दिखाने के लिए होते हैं। इट इज शोइंग यू द मिरर, द रियलिटी। वो रियलिटी चेक देना, तो उससे दूर क्यों भागना है? कभी भी रियलिटी से दूर भागोगे तो भ्रम की तरफ भागोगे और भ्रम पैदा कर लोगे तो वो रियलिटी आपको जो एडवांस का पेपर दिखा देगा। तो आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट भर भर के देने, अच्छे से देने, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है मॉक टेस्ट देते वक्त हम अपनी गलती से सीखते जाएं कि मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस करा, मैं कहां पर वीक हूं, वर्क ऑन इट। अगला मॉक टेस्ट दिया, माना मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आइडेंटिफाई योर वीक सेक्शंस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। उससे भागना नहीं है, उससे हमको पता चलेगा कि हमारे वीकर पार्ट क्या है, वीकर सेक्शन क्या है, वीकर सब्जेक्ट क्या है, वीकर सब टॉपिक क्या है, उन पे अटैक करना है, उनकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाकर हमको राइज करना है। तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा अभी 12th में है, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट फ्रॉम हियर ओनली। आप हर दूसरे संडे को मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, क्योंकि हम जुलाई एंड पर आ चुके हैं। आप समझ रहे हो, टाइम कम है, तो हर दूसरे संडे को मॉक टेस्ट देने लग जाओ, अभी से लग जाओ, ठीक। और जो बच्चे 11th में है,
जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए अभी मॉक टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जब 12th में आएंगे और अगर वो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन चीजों को याद रखना। अभी आपको मिड 12th में जब आपका 50% ऑफ 12th का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट ऑन एवरी सेकंड संडे। और जो बच्चे अभी 11th में, जब उनका 11th क्लास का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन स्टार्ट गिविंग योर मॉक टेस्ट एवरी थर्ड संडे। वो आपको देना ही देना है बेटा। आप ये मत सोचना कि अब तो 12th है तो 12th का करूंगी 11th का कैसे दूं। उससे तेरा रिवीजन भी होएगा और साथ ही साथ तुझे नई चीजें भी जानने को मिलेगी, है ना। थर्ड पॉइंट पर आता हूं, टाइम बैलेंस। थर्ड पॉइंट पर आता हूं, क्या है टाइम बैलेंस। टाइम बैलेंस जैसा कि मैंने बताया, बहुत बच्चों का केवल और केवल इस कारण से पेपर खराब हुआ है। देयर इंटेलिजेंस लेवल इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट इन देयर इंटेलिजेंस लेवल, लेकिन टाइम बैलेंस में कहीं ना कहीं वो मात खा गए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर को देते वक्त, जो कि आपको मॉक टेस्ट सिखा देंगे। मॉक टेस्ट जब आप इजी, मीडियम, टफ तीनों टाइप के दोगे तो तीनों के लिए एक अलग वे में आप टाइम मैनेज कर रहे होंगे और वही आपको यहां पर एज दिला देगा बाकी बच्चों से। तो टाइम मैनेजमेंट पे जरूर वर्क करें अपने। टाइम मैनेजमेंट और टाइम बैलेंस अगर आपने बढ़िया कर लिया तो पेपर ऑफ कोर्स अच्छी साइड पे जाएगा। आप ब्लैकआउट नहीं होंगे पेपर में, आपको एंजाइटी नहीं होगी पेपर में, आप घबराओगे नहीं पेपर में। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी वो आप मॉक टेस्ट से डेवलप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंडामेंटल एंड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस पर ये पूरा का पूरा पेपर बेस्ड था। मैक्सिमम क्वेश्चन फंडामेंटल थे और उन फंडामेंटल की एप्लीकेशन पर बेस्ड पूरा का पूरा पेपर था। अगर बच्चे ने अपने फंडामेंटल स्ट्रांग रखे हैं और उनकी एप्लीकेशन पे डे बाय डे प्रैक्टिस करके इंप्रूव करता गया है तो कभी भी जेईई एडवांस का पेपर उसको टफर साइड पे लगी नहीं लग सकता, उसको हमेशा ये इजियर ही लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं बच्चा क्या करता है। बच्चा क्या करता है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करा, अब उसमें महारत हासिल करने के लिए उसको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक रगड़ा, अच्छे से रगड़ा, खूब क्वेश्चन उसके कर लिए, और फिर सडनली जब नया चैप्टर चालू हुआ तो उस चैप्टर को भूल गया, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिया है। यहीं पर वो चैप्टर बैक टू जीरो पहुंच जाता है। आपका ये जो 2 साल का या 1 साल का या 6 महीने का जो भी जर्नी बची है, इसमें आप ये बात समझ लें कि किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन भी है ना, तो कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए ड्यूरिंग दी जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन। गेटिंग माय पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना, तो यूं नहीं कि 1-1.5 महीने तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, बढ़िया ढंग से पढ़ लिया है और उसके बाद जैसे ही करंट और कैपेसिटर और मैग्नेटिज्म चालू हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्वेश्चन करने ही बंद कर दी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है यार मैंने तो उसके तगड़े तगड़े क्वेश्चन लगाए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाए, अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं सॉल्व ही कर दूंगा, क्योंकि तुमने 1.5 महीने अच्छे से करा था। गलत अप्रोच है। आपको उसके फंडामेंटल पे वर्क करना है और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना वो रेगुलरली करनी है थ्रू आउट दी जर्नी। वो जब आप कैपेसिटर पढ़ रहे हो तब भी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन लगाओ, जब आप ईएमआई ऐसी पढ़ रहे हो तो कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस लगाओ, जिससे क्या होएगा आपको एक तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपका उस चैप्टर से टच भी नहीं छूटेगा और आप डेवलप करते जाएंगे कंटिन्यूअसली उस चैप्टर में। आप उस कंटिन्यूअसली उस चैप्टर में केवल फंडामेंटली डेवलप नहीं करेंगे, उसकी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में भी डेवलप कर जाएंगे, जो यूजुअली बच्चा नहीं करता है। तो कुछ टाइम के लिए उस चैप्टर पे महारत हासिल कर लेना इज नॉट गुड। आपको कंटिन्यूअस उस चैप्टर पे वर्क करना है टिल दी एंड, और ऐसे हर चैप्टर पे कंटिन्यूअस वर्क करना है टिल दी एंड, सो दैट यू विल बी एट दी एज विद एवरी अदर स्टूडेंट। तो ये कुछ इंसाइट थी जो कि जेईई 2025 से हमको मिल रही है। अगर आप इन चीजों पे वर्क करते रहेंगे तो जेईई 2026 और जेईई 2027 आपके लिए बहुत ही आसान और आपको अच्छी रैंक की तरफ ले जाएगा। तो थैंक यू एंड सी यू अगेन सम अदर डे। बाय बाय।